फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डिवीजन। इसके पहले अपन ने मल्टीप्लिकेशन देख चुके, अभी अपन डिवीजन देखेंगे। अब एक एग्जांपल दिया है 4254 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अभी इसको इस टाइप से लिखेंगे, 25 इधर लिखेंगे। इससे बोला जाता है डिवाइज़र। ठीक है, और जिससे डिवाइड करना है वो लिखेंगे बीच में 4254। अभी सबसे पहला नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, अब 25 की टेबल में 4 आता है क्या? नहीं आता है, तो 25 0 जा 0 लिखेंगे। 25 0 जा 0, तो ये हो जाएगा माइनस, बचेगा क्या? 4 माइनस 0 इज 4। अभी ये जो नेक्स्ट नंबर रहेगा उसको लेंगे नीचे, अभी 2 आएगा नीचे। ठीक है, 42। अभी 25 की टेबल में 42 आता है क्या? देखेंगे यहाँ पे टेबल लिख, आप ऐसे ही 25 का टेबल लिख लेना साइड में। कोई भी नंबर हो जिससे आपको डिवाइड करना है उसका साइड में टेबल लिख लेना, तो आपको ज़्यादा इजी जाएगा। सो 25 की टेबल में 42 आता है कि जैसे 25 1 से 25, 25 2 से 50 होता है। अभी 50 42 से बड़ा है तो वो तो नहीं ले सकते, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? 25 ही लेना पड़ेगा। 25 1 जा 25। ठीक है, और ये माइनस होता है नंबर। अभी 42 माइनस 25 करेंगे, जैसे ये हो जाएगा 12, हो जाएगा 3। सो 12 माइनस 5 होता है 7, 3 में से 2 गया बचता है 1। कितना बच रहा है? 1 7। अभी ये जो नेक्स्ट वाला नंबर रहेगा उसको नीचे लेंगे। नेक्स्ट नंबर है अपना 5, उसको अपन नीचे ले लिए। अभी ये 175। अभी टेबल में देखेंगे 175 आता है क्या? यस, 25 की टेबल में 7 जा 175 आ रहा है। सो 25 7 जा 175, माइनस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, सेम नंबर है। अभी भी एक नंबर बचा है तो उसको नीचे लेंगे 4। 25 की टेबल में 4 आता है क्या? नहीं। सो 25 0 जा 0 ले लेंगे, 4 तो नहीं आता है, तो 4 माइनस 0 इज 4। अभी कोई नेक्स्ट नंबर दिख रहा है क्या अपने को जो अब नीचे ले सकते हैं? नहीं, 4 तक ही था, तो अभी यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अभी ये जो आता है ना, इसको बोला जाता है रिमाइंडर, और ये जो आंसर आता है इसको बोला जाता है क्वोशंट। ये होता है क्वोशंट। ठीक है, और ये होता है रिमाइंडर। सो अभी आंसर क्या है अपना? 170। तो इस टाइप से अपन डिवीजन परफॉर्म करेंगे। आपको पहले टेबल लिख लेना पड़ेगा जो भी नंबर से डिवाइड करना है, इस टाइप से, फिर जाके आप इजीली आप डिवाइड कर सकेंगे। प्रॉब्लम सेट 15 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे अपन। सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सो इसके अंदर अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करके क्वेश्चन एंड रिमाइंडर लिखना है, मतलब डिवीजन सॉल्व करना है। सो फर्स्ट देखते हैं 1284 डिवाइडेड बाई 32। सो 1284 डिवाइडेड बाई 32 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 32 और यहाँ पे लिखेंगे 1284। 32 है डिवाइज़र और 1284 है डिविडेंड। सो अभी इसको डिवाइड करेंगे जैसे अपन ने इसके पहले देखा था एग्जाम्पल्स, उस टाइप से इसको डिवाइड करेंगे। सो 1 से 1 आता है कि 32 की टेबल में? नहीं आता है, तो 32 0 जा 0 लेंगे, 1 माइनस 0 इज़ 1। देन नेक्स्ट नंबर नीचे लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 12। 12 आता है क्या 32 की टेबल में? नहीं आता, तो 32 0 जा 32 लेंगे, सॉरी 32 0 जा 0 लेंगे, तो 12 माइनस 0 इज़ 12। नेक्स्ट नंबर अभी नीचे लेंगे, 8 को नीचे लेंगे। अभी 8 को नीचे ले, आंसर नंबर क्या बन गया? 128। अब 128 आता है क्या 32 टेबल में? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 32 का टेबल साइड में लिख लीजिए, पूरा 1 to 10 तक 32 का टेबल लिख लीजिए, तो आपको इजी जाएगा डिवाइड करने में। तो 32 के टेबल में देखते हैं 128 आता है कि? यस, 32 4 जा आ रहा है 128, तो 32 4 जा लिखेंगे 128। 128 माइनस 128 0। देन अभी 4 बचा है, 4 को नीचे लेंगे। देन 32 0 जा 0 लेंगे क्योंकि 4 नहीं आता 32 के टेबल में। सो 4 माइनस 0। अभी इसके बाद कोई नंबर बचे नहीं है तो 4 तक ही अपन एंड कर देंगे। तो जो लास्ट में बचते हैं नंबर वो होता है रिमाइंडर, और जो ऊपर में आता है वो होता है क्वोशंट, मतलब ये होता है आंसर।
सो क्वेश्चन इक्वल्स टू 40, रिमाइंडर इक्वल्स टू 4। ऐसे ही सेकंड और थर्ड को करेंगे। सेकंड के अंदर आ रहा है, आप पहले टेबल तो ऐसे लिख लेना तो आपको इजी जाएगा। सो सेकंड के अंदर आ रहा है क्वेश्चन 64, रिमाइंडर आ रहा है 18। थर्ड के अंदर आ रहा है क्वेश्चन 44 एंड रिमाइंडर आ रहा है 19। फोर्थ है 8543 डिवाइडेड बाई 41। अब इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है 208 एंड रिमाइंडर आ रहा है 15। इसके लिए हमने यहाँ पे पहले 41 का टेबल लिख लिए तो उससे ज़्यादा इजी गया है डिवाइड करने में। देन नेक्स्ट है 2304 डिवाइडेड बाई 43। इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है 53 और रिमाइंडर आ रहा है 25। नेक्स्ट है 56741 डिवाइडेड बाई 26। इसके अंदर आ रहा है क्वेश्चन 2182 एंड रिमाइंडर आ रहा है 9। तो इस टाइप से अपन डिवीजन परफॉर्म करेंगे एंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ट्रैवल 336 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब ही इसमें बोला है कि वो 1 घंटे में 48 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब उसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 48 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। सो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 336 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया है, तो इतना किलोमीटर वो कितने घंटे में ट्रैवल करेंगे। जैसे 1 आवर में 48 किलोमीटर, सो कितने घंटे में कितना मतलब 336 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। सिंपली ये दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो 48 इधर 336 इधर, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 7 आवर्स। सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड इज 7 आवर्स। ठीक है, आपको ये फाइनल आंसर लिखना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गिरिजा नीडेड 35 कार्टून्स टू पैक 1400 books. There are an equal number of books in every cartoon. How many books did she pack into each cartoon? अबे गिरिजा को 35 कार्टून्स लगे 1400 बुक्स को पैक करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स कितने थे 1400 और नंबर ऑफ कार्टून्स कितने थे 35। तो उसमें ये पूछा है देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स इन एवरी कार्टून। सो हर कार्टून के अंदर इक्वल नंबर ऑफ बुक्स थे। कार्टून मतलब ही कार्टून नहीं होता है, मतलब एक कार्टून मतलब होता है बक्सा, बॉक्स बोल दो जिसमें बुक्स रखे हैं। ठीक है, तो कार्टून मतलब ही वही होता है जिसमें बुक्स रखे रहते हैं, खड्डे का जो बॉक्स आता है वो। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी बुक्स डिड शी पैक इनटू ईच कार्टून। तो हर एक कार्टून में उसने कितनी बुक्स पैक किए, कि टोटल 1400 बुक्स है, उसको 1400 बुक्स के लिए कितने कार्टून्स लगे हैं 35 कार्टून्स लगे। तो एक बुक कार्टून के अंदर उसने कितने बुक्स को पैक किया है। सिंपली अपने को दोनों को डिवाइड कर लेना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। सो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 40। तो इसका मतलब भी फाइनल आंसर है 40 बुक्स आर पैक्ड इन ईच कार्टून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। द कंट्रीब्यूशन फॉर अ पिकनिक वॉज 65 रुपीज़ ईच। ऑल टुगेदर 2925 रुपीज़ वेर कलेक्टेड। हाउ मेनी हैड पेड फॉर द पिकनिक। सो इसमें क्या है, इसमें बोला है कि पिकनिक है, पिकनिक का जो कंट्रीब्यूशन मतलब जो भी फीस वगैरह जो अपन देते हैं पिकनिक की, वो है एक बच्चे के लिए 65 रुपीज़। ठीक है, सो टोटल उन्होंने जमा किए है 2925 रुपीज़। टोटल कंट्रीब्यूशन इतना हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल कितने बच्चों ने, मतलब कितने पर्सन, कितने लोग पिकनिक को जा रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन ने 65 दिया है और कितने पर्सन ने टोटल मिला के इतना दिया है। सो टोटल इन दोनों का कितना फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, अपने को पर्सन निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में। डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 45। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे
45 persons contributed for the picnic, मतलब टोटल पर्सन कितने हैं 45। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 5th क्वेश्चन, ठीक है। विच नंबर ऑन बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 56 गिव्स अ प्रोडक्ट ऑफ 9688। सो इसमें दिया है अपने को प्रोडक्ट दिया है दो नंबर का, वो है 9688, ओके। और एक मल्टीप्लायर दिया, मतलब एक नंबर दिया है 56 और पूछा है कि इससे ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो जाके आंसर आया है 9688। जैसे ये एक नंबर अपने को फाइंड करना है, ठीक है। वो नंबर इंटू 56 किया तो आंसर क्या है 9688। तो अपने को ये निकालने का क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। सो ये 56 को उधर कर देंगे तो चले जाएगा वो डिवाइड, क्योंकि अपने क्वेश्चन मार्क निकालना है, उसको अकेला कर देंगे और ये जो नंबर है 56 उसको उधर भेज देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड में। तो इसलिए अपन यहाँ पे इसको इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं नंबर फाइंड करने के लिए। तो डिवाइड किया है, आंसर क्या रहा है 173। सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 173, ठीक है। इस टाइप से अपन उसको आंसर को लिखेंगे, फाइनल आंसर को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। इफ 48 शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन नोटबुक, हाउ मेनी नोटबुक्स एट द मोस्ट विल 5880 शीट्स मेक एंड हाउ मेनी शीट्स विल बी लेफ्ट ओवर। सो इसके अंदर क्या बोला है, इसमें बोला है अगर एक नोटबुक को 48 शीट्स लग रही है, सो 5880 शीट्स में कितने नोटबुक बनेंगी, ठीक है। सो सिंपली ये दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे आपस में, क्योंकि एक नोटबुक को अगर इतनी शीट लग रहे हैं तो ऐसे कितने नोटबुक बनेंगे इतने शीट में, दोनों को नंबर को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके आंसर क्या रहा है 122 और यहाँ पे बच रहे कितने 24। यहाँ पे नीचे रिमाइंडर कितना है 24। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही है कि हाउ मेनी नोटबुक्स एट द मोस्ट विल 5880 शीट्स मेक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एट द मोस्ट मतलब भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने नोटबुक्स बनेंगे इतने शीट में, एंड हाउ मेनी शीट्स विल बी लेफ्ट ओवर, और कितनी शीट्स रिमेनिंग रहेंगी। अपने को वही फाइंड करना है कि टोटल कितने नोटबुक्स बनेंगे इतनी शीट में, और कुछ बच रहे हैं कि रिमेनिंग बच रही है कि कोई शीट कुछ नोटबुक्स बना के। सो जैसे जो रिमाइंडर आएगा वो होंगे जो लेफ्ट ओवर शीट्स रहेंगे, जो बचे हुए शीट्स रहेंगे वो। तो इसमें रिमाइंडर आ रहा है 24, आंसर है 122 क्वेश्चन मीन्स। सो 122 नोटबुक्स कैन बी मेड एंड 24 शीट्स विल बी लेफ्ट ओवर, ओके। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रॉब्लम सेट का। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी क्वेश्चन बी व्हेन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो इसमें क्वेश्चन फाइंड करना है, मतलब ये आंसर फाइंड करना है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है 10,000 एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 1000 लिख लिया, यहाँ पे 10,000, छोटा नंबर हमेशा डिवाइज़र होता है। अभी 1000 यहाँ पे 1000 यहाँ पे 10,000 है, सो 1000 1 जा 1000 लिखेंगे, ठीक है। सो इसमें से जो भी स्टार्टिंग के 1000 रहेगा माइनस हो जाएगा, देन अभी लास्ट का एक ज़ीरो बचेगा उसको नीचे ले लेंगे। सो 1000 0 जा 0, सो 0। सो आंसर कितना आ रहा है 10। द क्वेश्चन विल बी 10। इस टाइप से अपन यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे, क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन कितना आ रहा है 10। फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें लास्ट प्रॉब्लम सेट देखेंगे अपन, प्रॉब्लम सेट 16। इसमें पूरे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स है, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसमें सभी टाइप्स के अपने को प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। सो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम टोटल ऑफ 10,000 रुपीज़ अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज़ टू अ स्कूल
The remaining amount was to be divided equally among 6 students as the all-round student prize. What was the amount of each prize? So इसके अंदर अपन कैसे करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है. सो जो पहले गिवन है वो अपन पहले लिख लेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन अपन पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, वैसे वैसे ही अपन लिखते जाएंगे. जैसे यहाँ पे बोला क्वेश्चन में फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज़. टोटल कितना है 10,000 रुपीज़. ठीक है. अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज़ टू अ स्कूल. फ्रॉम अ टोटल मतलब 10,000 टोटल में से अन्ना ने डोनेट किया है 7,000 रुपीज़ स्कूल को. तो लिख देंगे टोटल कितना 10,000 रुपीज़ है और डोनेट कितना किया उन्होंने 7,000. देन नेक्स्ट बोला है द रिमेनिंग अमाउंट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 6 स्टूडेंट्स. मतलब रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, 10,000 में से माइनस कर देंगे 7,000 तो अपने को रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा. 10 - 7 = 3 तो 3,000. देन बोला है द रिमेनिंग अमाउंट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 6 स्टूडेंट्स. मतलब 6 स्टूडेंट्स से इक्वली डिवाइड करना है. 3,000 अमाउंट जो भी रुपीज़ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 6 स्टूडेंट्स को. तो अभी तो डायरेक्ट दिया है कि डिवाइड करना है रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड टू इक्वली अमॉन्ग 6 स्टूडेंट्स. ठीक है. तो डायरेक्ट अपन डिवाइड कर लेंगे 3,000 को 6 से. देन आंसर आ रहा है 500. सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज़. हर एक प्राइज़ का अमाउंट कितना था. सो द अमाउंट पर स्टूडेंट वॉज 500 रुपीज़. जैसा क्वेश्चन है उसी हिसाब से आंसर लिखेंगे. अमाउंट रुपीज़ में है तो अपन आंसर भी रुपीज़ में लिखेंगे. अब ये हो गया. इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. सो एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज़ each was collected from 50 students for a picnic. If 11,450 rupees were spent for the picnic, what is the amount left over? So इसमें पूछा है, इसमें अमाउंट दिया है, मीन्स क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज़ ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स. हर बच्चे से 260 रुपीज़ लिया गया. मतलब एक बच्चे से 260 रुपीज़ लिया गया है. सो 50 बच्चे से कितने लिया जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने को टोटल मिल जाएगा. सो 260 × 50 हो जाएगा 13,000 रुपीज़. देन नेक्स्ट बोला है इफ़ 11,450 रुपीज़ वेर स्पेंड फॉर द पिकनिक. टोटल अमाउंट इतना स्पेंड हुआ. ठीक है. टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर पिकनिक इतना हुआ 11,450 रुपीज़. सो व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट ओवर. तो बचा हुआ अमाउंट कितना बचा. जैसे 13,000 लग गया था पूरे टोटल को और इतना उन्होंने यूज़ किया. ठीक है. तो बचेगा कितना अमाउंट, दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को बचा हुआ अमाउंट मिल जाएगा. सो टोटल कलेक्शन माइनस अमाउंट स्पेंड फॉर पिकनिक करेंगे तो 13,000 माइनस 11,450 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 1,550 रुपीज़. तो लास्ट में उसको कैसे लिखेंगे, द अमाउंट लेफ्ट ओवर वॉज 1,550 रुपीज़. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन. A shopkeeper bought a sack of 50 kg of sugar for 1,750 rupees. As the price of sugar fell, he had to sell it at the rate of 32 rupees per kilo. How much less money did he get than he had spent? So इसमें क्या पूछा है, बोला है a shopkeeper brought a sack of 50 kg of sugar for rupees 1,750. अभी एक दुकानदार ने सैक मतलब एक बोरा, ठीक है, 50 kg का शक्कर का बोरा खरीदा. कितने रुपीज़ में, 1,750 रुपीज़ में. ठीक है. As the price of sugar fell, he had to sell it at the rate of 32 rupees per kilo, मतलब पर kg. ठीक है. So the selling price of 50 kg of sugar at 32 rupees per kg कितना हो जाएगा. जैसे वहाँ पे बोला है कि जैसे जैसे प्राइस शुगर का घटते गया, फॉल होते गया, सो उसने क्या किया, उसको शुगर को बेच डाला, वो बोरे को बेच दिया. कितने में बेचा, 32 रुपीज़ पर kg.
50 kg का बोरा था, उसने 32 रुपीज़ पर केजी, मतलब 1 kg 32 रुपीज़ में बेचा। सो टोटल कितना बन जाएगा, उसने अगर 1 kg 32 रुपीज़ में बेचा तो 50 kg कितने में बेचा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या है, 1600 रुपीज़। ठीक है, 1600 रुपीज़ में उसने 50 kg शुगर को बेचा। देन क्या बोल रहा है, हाउ मच लेस डिड ही गेट दैन ही हैड स्पेंड, मतलब उसको कितने पैसे कम मिले जितना उसने बेचा उससे, मतलब जितने में ख़रीदा था उससे उसको कितने पैसे कम में, मतलब उसको कितना लॉस हुआ। ठीक है, सो लॉस के लिए अपन डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे, मतलब ही माइनस करेंगे जो ओरिजिनल अमाउंट है, इससे सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1750 माइनस 1600। देन आंसर आ रहा है 150 रुपीज़। लास्ट में कैसे लिखेंगे, द शॉपकीपर गॉट 150 रुपीज़ लेस, मतलब उतने कम पैसे में उसको मिला। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ शॉपकीपर ब्रॉट 7 प्रेशर कुकर एट द रेट ऑफ 1870 रुपीज़ पर कुकर. He sold them all for a total of 14,230 rupees. Did he get less or more money than he had spent? So, इसमें क्या दिया है, एक शॉपकीपर है, उसने 7 प्रेशर कुकर ख़रीदा। ठीक है, एंड मतलब उसने हर एक प्रेशर कुकर 1870 रुपीज़ में ख़रीदा, तो ऐसे उसने 7 प्रेशर कुकर ख़रीदे। So he sold them all for a total of 14,230 rupees. उसने टोटल 14,230 रुपीज़ में बेचा। ठीक है, सेल किया। पहले तो अपन एक कुकर की प्राइस दी है 1870 रुपीज़ एंड उसने 7 प्रेशर कुकर ख़रीदा, तो टोटल 7 प्रेशर कुकर कितने के हो जाएंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। सो टोटल हो जाएगा 13,090 रुपीज़। इतने रुपीज़ के टोटल उसका प्रेशर कुकर उसने ख़रीदा, तो उसने बेचा उसी को प्रेशर कुकर्स को पूरे 7 को कितने में, 14,230 रुपीज़ में। ठीक है, सो क्वेश्चन इज डिड ही गेट लेस और मोर मनी दैन ही हैड स्पेंड, उसको ज़्यादा पैसे मिले या कम पैसे मिले जितने उसमें बेचा। जब उसने बेचा तो उसने उस पर ज़्यादा पैसे कमाया कि कम पैसे कमाया, तो अपने को कैसे पता चलेगा, जितने में उसने ख़रीदा और जितने में उसने बेचा उन दोनों प्राइस को कंपेयर करेंगे, कौन सा ज़्यादा है, जितने में उसने बेचा वो ज़्यादा है, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ, उसने ज़्यादा पैसे कमाया। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन परचेज प्राइस। सो कितना पैसे उसको ज़्यादा मिले, माइनस कर देंगे ये प्राइस और ये प्राइस को, तो अपने को पता चल जाएगा। तो दोनों को माइनस करने पर आंसर कितना आ रहा है, 1140 रुपीज़। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द शॉपकीपर गॉट 1140 रुपीज़ मोर, मतलब ज़्यादा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 14 families in the society together bought 8 sacks of wheat, each weighing 98 kilos. If they shared all the wheat equally, what was the share of each family? So, इसके अंदर क्या बोला है, टोटल कितनी फैमिलीज है सोसाइटी के अंदर, 14 फैमिलीज है, और उन्होंने एक साथ कितने 8 सैक्स ऑफ व्हीट खरीदे, मतलब गेहूँ के 8 बोरे उन्होंने खरीदे 14 फैमिलीज में मिला के। ठीक है, देन उसका हर एक का वेट, हर एक बोरे का वेट है 98 kg। 1 सैक का वेट कितना है, 98 kg। सो टोटल वेट कितना हो जाएगा, अगर 8 सैक्स का वेट निकालना है तो 8 × 98 कर लेंगे तो अपने को टोटल वेट पता चल जाएगा कितना है। टोटल वेट कितना हो रहा है, 784 kg। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, इफ़ दे शेयर्ड ऑल द व्हीट इक्वली व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच फैमिली। सो उनको 14 फैमिलीज़ में इक्वल शेयर करना है, इक्वल सभी फैमिलीज़ में इक्वली वो बंटने चाहिए व्हीट। ठीक है, तो अपन जितना केजी आया उसको 14 से डिवाइड कर लेंगे तो अपने आप वो इक्वल अमाउंट मिल जाएगा अपने को। सो 784 को 14 से डिवाइड किया तो आंसर मिल रहा है 56। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ईच फैमिली गॉट 56 kg ऑफ व्हीट,
हर एक फैमिली को 56 kg वीट मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड वाटर टैंक इज 3000 लीटर्स। There are 16 families living in this building. If each family uses 225 liters every day, will the tank filled to capacity be enough for all the families? If not, what will be the daily shortfall be? So, इसमें पूछा है कि टैंक की जो वाटर टैंक है उनके बिल्डिंग में, उसकी कैपेसिटी है 3000 लीटर। एल मतलब ही लीटर का यूनिट है, तो ये उसकी कैपेसिटी है टैंक की, वाटर टैंक की कैपेसिटी 3000 लीटर। ठीक है। देन बोला है कि देयर आर 16 फैमिलीज, टोटल 16 फैमिलीज है वो बिल्डिंग में लिविंग इन दिस बिल्डिंग। देन ईच फैमिली यूजेस 225 लीटर्स एवरी डे। अभी हर फैमिली मतलब हर एक फैमिली 225 लीटर्स यूज़ करता है हर दिन। ठीक है। सो 16 फैमिली कितना यूज़ करेंगे, तो इतना इंटू 16 कर देंगे, मतलब 225 इंटू 16 कर देंगे, कितना आ रहा है 3600 लीटर्स। देन क्या पूछा है कि विल द टैंक फिल टू कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज। मतलब ये जो टैंक है वाटर टैंक, क्या वो इनफ है फैमिलीज़ के लिए, काफ़ी है? अगर नहीं है तो कितना उनको कम पड़ रहा है पानी। सो काफ़ी है नहीं है कैसे पता करेंगे, अपने को माइनस करना पड़ेगा दोनों को। जैसे ये आ रहा है 16 फैमिली कितना यूज़ कर रही है 3600। ओके। एंड कैपेसिटी कितना है 3000 का, मतलब ही ये ज़्यादा है, फैमिलीज़ को ज़्यादा पानी लग रहा है, कैपेसिटी कम है, तो इसका मतलब ही इनफ नहीं है टैंक। और कितना इनफ नहीं है, डेली शॉर्टफॉल निकाले तो 3600 माइनस 3000 करेंगे, आंसर आ रहा है 300 लीटर। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द वाटर फ्रॉम टैंक विल नॉट इनफ फॉर ऑल फैमिलीज। मतलब ही जो पानी है टैंक में का वो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है फैमिलीज़ के लिए, तो द डेली शॉर्टफॉल ऑफ वाटर विल बी 600 लीटर। सो डेली है रोज़ का उनको 600 लीटर कम पड़ता है, मतलब शॉर्टफॉल है। ओके।